नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। आज मैं अपने खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में मौजूद हूँ कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी अजय वर्मा जी के पास। आइए आज हम इनसे जानते हैं इस बार के चुनाव को लेकर क्या एजेंडा है, वर्तमान विधायक की क्या शिकायतें कर आम जनता की क्या स्थिति है और कोरोना महामारी में सरकार का रुख क्या रहा है। अजय वर्मा जी, नेशन 24 में आपका स्वागत। इस बार चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव है 2020। आम जनता इस चुनाव में क्या सोच सकती है? अभी जनता परिवर्तन के लिए तैयार है और हर हाल में चाहती है कि बिहार विधानसभा से वर्तमान विधायक को भूतपूर्व बनाया जाए। इनको वापस घर भेजने की पूरी तैयारी है। अब लोग उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, इसलिए इस बार कुम्हरार का विधायक का परिवर्तन निश्चित है। अरुण जी लगातार विधायक रह रहे हैं कुम्हरार विधानसभा से, उनकी वो कौन सी खामियां हैं जिस कारण से लोग नाराज चल रहे हैं इस क्षेत्र में? सबसे बड़ी बात तो है कि अरुण सिन्हा जी स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले सकते। जैसा कि पूरे क्षेत्र में लोग जानते हैं कि सुशील मोदी के डमी उम्मीदवार हैं। जब सुशील मोदी जी लोकसभा में गए, सीट खाली हुआ, तब उन्होंने अपने एक विश्वासी शिष्य अरुण सिन्हा जी को सीट सौंपा और उसका आधार यही है कि ऐसे उम्मीदवार को उन्होंने लाया कि दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात, बैठ जाओ तो बैठो, खड़ा होने खड़ा। अरुण सिन्हा टोटली डमी उम्मीदवार है सुशील मोदी के, और इनके पास अधिकार नहीं है कि अपने क्षेत्र में अपने मन से कुछ भी अलग कर सके। इनको कुछ भी क्षेत्र में करने के लिए अपने आका सुशील मोदी से परमिशन लेना पड़ता है। और हम सबको ऐसा विधायक नहीं चाहिए कि हर बात के लिए किसी के पास दौड़ कर जाए परमिशन ले। नहीं तो सोचिए कि 15 साल से विधायक है, इनको आज तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। कहीं ना कहीं ये डमी कैंडिडेट के रूप में जाने जा सकते हैं। लोग जानते हैं कि सुशील मोदी के मोहरा है केवल, और इनका अपना छवि नहीं है। कितना दिन बर्दाश्त करेगा लोग? 15 साल हो जेल है। अब जेल है, लग रहा है कि अब इनको किसी तरह से बाहर फेंकने के लिए लोग बेचैन हैं। सुशासन की सरकार है, विकास की बातें हुई हैं, पुलिया के उद्घाटन के बाद टूट रहा है। नीतीश जी ऐसा कौन सा गुल खिला रहे हैं, ऐसा कौन सा मंत्र जप रहे हैं कि उद्घाटन से पहले पुल टूट जाता है और इनका 7 निश्चय योजना जो इनका था, जो आज फेल के रूप में नजर आ रहा है? देखिए, योजना बनता है लेकिन कितना ढंग से इम्प्लीमेंट होता है इस बहुत मायने रखता है। नीतीश जी ने योजना तो बहुत बड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन काम करने वाला तो व्यक्ति वही है, उसके ऊपर आपका कोई नजर नहीं। सब मिली भगत है, सरकार बीजेपी है, जदयू है। आप देखते होंगे बड़ा बड़ा जो भी विधायक है उसी के लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी उसी के लोग हैं। उनको चाहिए कमीशन 20%, 25% कमीशन पर कोई भी ठेकेदार काम करता है। उसको भी चाहिए 10-20% इनकम चाहिए, तो 50% तो इसे माइनस हो गया। उस पर से ऑफिस खर्च क्या क्या है सब बहुत देगा। तो आप 100% काम का तो छोड़ दीजिए, जितना का काम होता है एस्टिमेट होता है उसका 50% तो पहले आप माइनस कर दीजिए कि आपको देना है खुश करने के लिए। तो आप 1 नंबर का काम कैसे कर सकते हैं? निश्चित रूप से उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि पैसा तो सरकार का जा रहा है लेकिन काम जो है अधूरा काम है। कोरोना महामारी इस बार देखने को मिला, पूरे विश्व को जो इसकी सजा अपना देश भी भुगता, हमारा पटना भी भुगता। नीतीश कुमार 90 दिनों तक अंदर थे, फिर बाहर आए, चुनाव आया तो वो बाहर आए और कल वो कर्पूरी सभागार में वर्चुअल रैली कर रहे हैं। क्या लगता है, जो गरीब गुरबा जो कि जिसकी हालत खराब थी, जो वो खाना को मोहताज हो गया, समाज सेवी बड़े नेता या छोटे नेता बात करें तो घर घर तक खाना पहुँचाए, इसमें ये सभागार इतना बड़ा बनाना और उसमें अभी जो रैली करने जा रहे हैं वर्चुअल रैली, वो करना कितना उचित है चुनाव को देखते हैं? अभी तो बहुत सी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया कि कोरोना के काल में चुनाव न हो, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग का आदेश है कि 29 नवंबर तक सरकार खत्म करना होता है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन में लग जाता है। तो इसी परिस्थिति में जो है उनके ऊपर भी दबाव है। सरकार भी चाह रही कि किसी तरह से लोग अभी अस्त व्यस्त है, इसी में चुनाव हो जाए फिर वापस आ जाए सरकार में। तो ये अभी तो नहीं लगता कि अभी इस काल में चुनाव होना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि लाखों लोग, आप देखते हैं कि
20% कितना लाख लोग अभी संक्रमित हैं और प्रतिदिन 70 लाख 70,000 75,000 लोग उनका पॉजिटिव आ रहा है। अब फिर आप कह रहे हैं कि चुनाव कराने के योग्य हैं। इसका मतलब क्या मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं कि आपको केवल और केवल अपने चुनाव से, अपने सरकार से, अपने सत्ता कुर्सी से मतलब है। जनता का क्या होगा, हाल होगा चुनाव के बाद, फिर तो और कोई नहीं पूछेगा। अभी तो चुनाव है तो थोड़ा बहुत राशन बट गया, थोड़ा सा कुछ काम हो गया। चुनाव खत्म होने के बाद तो 5 साल के लिए जो निश्चिंत, फिर आपकी क्या दुर्गति होने वाली है, एक तो ऊपर वाला समय आपको बताएगा। आप इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे खुदा विधानसभा से या फिर किसी पार्टी से टिकट? देखिए, काम तो व्यक्ति करता है। चुनाव जीत कर जो आता है पार्टी से आया जिससे भी आया, पार्टी एक सिंबल देती है, लेकिन काम जो करता है विधायक को करना होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो उम्मीदवार है उसका अपना व्यक्तित्व हो, अपना क्षमता हो, काम करने का तरीका अच्छा हो। अगर पार्टी ही अच्छा होता, पार्टी से ही मायने रखता, तो आलोक शिला का जितना विरोध नहीं होता। इस बार का एजेंडा क्या होगा? पिछले बार ऐसा कौन सा कमी रह गया था जिस कारण आप इससे पद पे रह गए थे? इस बार का एजेंडा में कौन सा एजेंडा शामिल होगा जिससे कि लोग आपको समझ सकें और आपके साथ बढ़ सकें? देखिए, पिछली बार मुझे चुनाव में प्रचार करने का बहुत कम समय मिला था, जिस कारण से मैं अपनी बातों को, अपने एजेंडा को पूरा रख नहीं पाया कम समय के कारण। लेकिन इस अंतराल में जो हुए 2015 से लेकर 2000 के बीच में मैं लगातार जनता के बीच में रहा हूँ, पब्लिक के बीच में रहा हूँ, कभी स्थिर नहीं रहा हूँ। और इतना दिन में हमने सब लोगों से मिला, हर मोहल्ला, हर टोला, हर वार्ड के लोगों से मिलकर वहाँ की समस्या को जाना। और अपने स्तर पर, क्योंकि अभी हम लोग कोई सरकार में नहीं है, कोई विधायक नहीं है, तो हम लोग का जो अपना क्षमता था, अपना व्यक्तित्व के आधार पर जो मदद करना था लोगों को, जहाँ पर काम करना था वहाँ तक हम लोगों ने काम किया, लोगों से मिले, अपनी बात को भी रखा। लोग भी उम्मीद करते हैं कि ना भाई एक आदमी है जो 5 साल से समाज के बीच में है, तो निश्चित रूप से उनके मन में बदलाव की भी इच्छा है, नए बदलाव के लिए नया व्यक्ति चाहिए। तो इस बार लगता है कि जनता बदलाव के लिए चाह रही है, तो निश्चित रूप से परिवर्तन करेगी। आप भी राजनीति से जुड़े हैं, एक बड़ा अहम सवाल है कि जैसे ही चुनाव आता है तो अदला बदली की राजनीति शुरू हो जाती है, जातिवाद की राजनीति शुरू हो जाती है। क्या लगता है बिहार की राजनीति में कहाँ तक जाएगी? तो आप जानते हैं कि बड़े बड़े नेताओं का स्टेटमेंट आता है कि राजनीतिक में कोई अस्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता। और यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है कि सभी लोग अपने फायदे के लिए लगे हैं। आप देखिए कि एक ही दिन में स्टेटमेंट बदल जाता है। एक दिन पहले किसी और को महापुरुष बताते हैं, किसी और को गुणगान करते हैं, और दूसरे दिन कहते हैं कि मैं वापस घर आ गया, फिर उसका विरोध करते हैं। तो केवल अपना सत्ता, अपना कुर्सी बचाने के लिए स्टेटमेंट बदलते रहता है, और अपना फायदा के लिए, जनता का फायदा के लिए नहीं है, जो बड़े बड़े नेता करते हैं। अगर हम आप किसी दूसरे पार्टी के कार्यक्रम में चले गए तो पार्टी कार्रवाई करती है कि आपने पार्टी विरोधी काम किया। और बड़े बड़े नेता को आप देखते हैं कि रातों रात पार्टी बदलते हैं, दूसरे जगह सिंबल लेते हैं, फिर खड़ा होते हैं। हर पार्टी का यह, तो सब अपना स्वार्थ की राजनीति है, इसमें जनता का कुछ फायदा नहीं है। एक गंभीर सवाल है, 2 बार से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी और इस बार भी आप लड़ने जा रहे हैं। लोग के बीच में जो आपकी छवि दबंग और बाहुबली नेता के तौर पर, ये छवि कहीं आड़े तो नहीं आना? आज के डेट में दबंगता अगर पॉजिटिवली है, अगर आप किसी अच्छे काम के लिए करते हैं तो उसको नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। आप अपने शक्ति का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? आप गरीब को दबाने के लिए कर रहे हैं, किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या आप वो ताकत को किसी गरीब को संभालने में, गरीब को सही रास्ता दिखाने में, या कहीं भी जो त्रस्त लोग है जिसको मदद की जरूरत है उसको मदद करना है, तो आप कैसे स्टेटमेंट परिस्थिति पर देते हैं इस पर डिपेंड करता है। दबंगता जो है अपने स्वाभिमान के लिए अगर हम दबंग हैं, अगर आपके मदद के लिए हम दबंग हैं, इसमें क्या बुरा है? अगर हम उस दबंगता का गलत इस्तेमाल करें तो उसको आप पाप कहिए, दुराचार कहिए, जो कहिए, लेकिन उसको देखिए कि हम किस व्यू से कर रहे हैं, क्या सोच से काम कर रहे हैं। अगर उससे समाज का भला हो रहा है, किसी व्यक्ति का भला हो रहा है, एक व्यक्ति से अगर 100 आदमी व्यक्ति दुखी है तो 100 व्यक्ति का भी देखना जरूरी है कि अगर एक व्यक्ति को रुका जाए, दबाया जाए ताकि 100 आदमी को भला हो, तो उसको आप दमन कहिए। लेकिन हमको तो लगता है कि न्याय है।
काफी कम समय मिलने जा रहा है चुनाव की तैयारी और चुनती लोगों के बीच जाने में, युद्ध स्तर पे होगा क्या ये दौर? निश्चित रूप से अब तो समय बहुत कम है और जैसा सरकार का गाइडलाइन है कि आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, बड़ी सभा को नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा लोग घूम नहीं सकते हैं, तो हमको लगता है कि अभी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है, क्योंकि डोर टू डोर उतना पॉसिबल नहीं होगा। जितना बड़ा क्षेत्र है, एक आदमी के बस का चीज नहीं है कि इतना बड़ा क्षेत्र को किया जाए, इसीलिए आज के डेट में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा रोल अदा करेगी। इसीलिए आप देख रहे हैं वर्चुअल रैली जो वगैरह हो रही है, उसी का उदाहरण है। तो हम लोग भी इसीलिए कल हमने अपना वेबसाइट लॉन्च किया था कि अपनी बातों को जनता तक रख सकें, जनता का जो भी कुछ पूछना है, चाहना है, वो भी अपने वर्चुअल रैली आप भी करेंगे? वर्चुअल रैली देखिए, हम लोग तो किसी पार्टी से भी है नहीं, हम लोग अपने संगठन से जो जुड़े लोग हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों से राय मशवरा करने के लिए, क्या उनका अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, कार्यशैली को उतारने के लिए, वो निश्चित है। क्या आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं बात करके, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे फेसबुक से, कोई ना कोई माध्यम है जिसके द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सहयोगियों के साथ आप कॉन्टेक्ट में रहते हैं कि बूथ स्तर पर काम किया जाए। बिना बूथ स्तर पर काम किए हुए सफलता आसान नहीं है। तो अभी आपने हमारे साथ वर्तमान जो अभी चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं प्रत्याशी अजय वर्मा जी को सुना और इनसे चुनावी एजेंडों और उन सिन्हा के जो वर्तमान काल में जो उनके कार्य किए गए हैं उनके बारे में, और आम जनता कैसे इनको देखेंगी और कैसे इनको वोट करेगी, इन सारी बातों पे इनसे चर्चा हुआ। वर्चुअल रैली की चर्चा हुआ, सोशल मीडिया की बात इन्होंने कही कि कैसे आज के समय में सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट हो गया है और लोगों के बीच पहुंच चुका है। इन सारी बातों की इन्होंने आज हमसे जानकारी दी और हमारे माध्यम से लोगों को जानकारी दी। आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।